हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। और इस लेक्चर में दोस्तों हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में दोस्तों इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में उस चैप्टर को देख सकते हैं। जिसमें देखिए हम बात करेंगे दोस्तों इसमें कंसेप्ट ऑफ जीपीपी यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों जीपीपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जीपीपी यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट वह व्यक्ति होता है दोस्तों जो सीधे जनता के संपर्क में रहता है, यानी हमारे पब्लिक के संपर्क में रहता है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मतलब हमने आपको बता दिया है कि मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट काम करता है उसे हम दोस्तों कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है। और उसकी जो सेवाएं होती है दोस्तों, जो फार्मासिस्ट की जो सेवाएं होती है जनता और मरीजों द्वारा बहुत अधिक उसकी डिमांड होती है। यानी आपको अगर कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कुछ भी होता है, तो आप पहले हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, पहले आप कहाँ जाते हैं? अपने नजदीकी फार्मेसी पे जाते हैं। तो जो नजदीकी जो फार्मेसी पे जो आपको दवा प्रदान होती है वो किसके द्वारा दवा प्रदान होती है दोस्तों? कम्युनिटी फार्मासिस्ट के द्वारा प्रदान होती है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवा को देने तक नहीं सीमित होता है, बल्कि वो क्या करता है दोस्तों? हेल्थ प्रमोशन, हमारी जो स्वास्थ्य होती है उसको क्या करता है? बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ में डिजीज प्रिवेंशन और बीमारी को होने से रोकने में हमको हेल्प करता है। यानी कहने का मतलब है वो हमारी जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा करेगा। यानी वो क्या करेगा? ऐसे तरीके बताएगा, ऐसी चीजें करेगा जिसके माध्यम से हमारी जो स्वास्थ्य हो क्या हो? बेहतर हो जाए और हमको बीमारी ना होने पाए। समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड उसकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। अगर वो फार्मेसी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं तो एक फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल अपने फार्मेसी फील्ड में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बात करेंगे इसके पहला जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है ड्रग रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेडिसिन से यानी दवा से रिलेटेड संबंधित क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उसका कर्तव्य है। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होता है रोगों की रोकथाम, यानी कहने का मतलब है क्या उसका पहला जिम्मेदारी है किसी भी पेशेंट की जो भी रोग है उसकी रोकथाम करे। यानी कहने का मतलब है किसी को बीमारी ना होने पाए। साथ में स्वास्थ्य संवर्धक यानी जो उसकी हेल्थ स्टेटस है, जो उसका हेल्थ है वो क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। उन्हें लोगों को क्या करना चाहिए? ओटीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओवर द काउंटर। यानी ओटीसी यानी ऐसी ड्रग होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन के अंदर जैसे आपके पैरासीटामोल आ गए, आपके गैस के टैबलेट आ गए, आपके विटामिन सी आ गए, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ओटीसी मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है? प्रिस्क्राइब ड्रग का सही उपयोग उनको समझाना चाहिए। दोनों चीजों की, पहला ओटीसी मेडिसिन की सही उपयोग उनको समझाना है, दूसरा प्रिस्क्राइब ड्रग। प्रिस्क्राइब ड्रग में जितने आपके जो मेडिसिन आते हैं जो आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपके बीपी से रिलेटेड है, ये सब दोस्तों प्रिस्क्राइब मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों अगला इसमें क्या है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलिंग द पीपल। जो लोग होते हैं उनको काउंसलिंग करना। काउंसलिंग का मतलब होता है दोस्तों परामर्श देना, मतलब सलाह देना। फार्मासिस्ट के पास क्या होता है? ड्रग डिजीज और हेल्थ केयर सेंटर का बेहतरीन ज्ञान होता है, उसके पास अच्छी नॉलेज होती है दवा से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड और स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए उससे रिलेटेड उसके पास क्या होते हैं? ज्ञान होता है। तो इसलिए उन्हें लोगों को दवाओं के बारे में, बीमारियों के बारे में, साथ में अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में सही मार्गदर्शन देना चाहिए। किसको? एक फार्मासिस्ट को। तो इसकी क्या होती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। अगला है क्या? कम्युनिकेबल डिजीज। फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होती है इसकी ये भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उनके नियंत्रण करने का तरीका यानी उसको कंट्रोल करने का तरीका का उसे ज्ञान होता है, तो उसे लोगों को नियंत्रित करने के प्रयास करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो भी रोग हो वो क्या हो? कंट्रोल हो जाए। कहने का मतलब है जो रोग हो दूसरों को न फैले। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है दोस्तों ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन को फैल जाती हैं। जो आपके जितने भी फंगल इन्फेक्शन की जो आपकी स्किन पे जो बीमारियां होती हैं वो सब कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। जैसे आपके टीबी भी क्या आता है? कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। जितने भी टाइफाइड भी है कम्युनिकेबल डिजीज है। तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं दोस्तों, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको नियंत्रण करने, उसके कंट्रोल करने का उससे तरीके का जब उसे ज्ञान है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि वो बीमारी को क्या करे? कंट्रोल में रखे। आगे बात करेंगे दोस्तों इसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रोनिक डिजीज कंट्रोल के बारे में। क्या होती है? क्रोनिक डिजीज
क्रोनिक डिजीज क्या होते हैं आपको हम बता चुके हैं। ऐसी डिजीज जो बहुत लंबे समय तक किसी पर्सन को हो रही हो उसे हम दोस्तों क्रोनिक डिजीज की बात में उसको हम क्रोनिक डिजीज कह सकते हैं। जैसे हम बात करें तो डायबिटीज हो सकता है, बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं और आपके जैसे टीबी है, ये क्या है क्रोनिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई मरीज क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है, अगर किसी व्यक्ति को क्या है क्रोनिक डिजीज है, तो फार्मासिस्ट को उसे सही फिजिशियन के पास इलाज के लिए भेजना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका टाइम वेस्ट करें और उसे क्या करे इग्नोर करे। उसे क्या करना चाहिए, सही फिजिशियन के पास इलाज के लिए उसे भेज देना चाहिए, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एजुकेशन। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट को गुड हेल्थ प्रमोशन करना चाहिए, जो इससे लोगों का जो स्वास्थ्य हो वो क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। उन्हें लोगों के स्वास्थ्य जीवन के मुख्य बिंदु यानी की पॉइंट ऑफ द मेंटेन गुड हेल्थ को सिखाना चाहिए कि आप कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, कैसे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों ड्रग इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। जो भी ड्रग इन्फॉर्मेशन है, दवा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अवेयरनेस फैलाए, उसकी जागरूकता फैलाए, उसके लिए उसको कार्यक्रम करना चाहिए। फार्मासिस्ट की यह जिम्मेदारी है कि वह ड्रग इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करे, यानी इस कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम करे जिसमें लोगों को ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग और अन्य ड्रग में जैसे नारकोटिक्स हो सकते हैं, साइकोटिक ड्रग होते हैं, इनके साइड इफेक्ट के बारे में क्या करे, लोगों को जागरूक करे, लोगों को इसके बारे में बताए। क्लियर। आगे क्या है इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो फार्मासिस्ट की यह भी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को गुड इन्वायरमेंट के लाभ बताए कि अगर आपका इन्वायरमेंट, अगर आपका पर्यावरण अगर अच्छा रहेगा तो उसके फायदे क्या होंगे। अगर बैड इन्वायरमेंट हो गया, अगर आपके पर्यावरण क्या हो गया, नुकसान हो गया, पोल्यूट हो गया, तो उसके नुकसान के बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि इन्वायरमेंट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, यानी इन्वायरमेंट को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। साथ में डाइजेस्टर मैनेजमेंट, फार्मासिस्ट की यह भी जिम्मेदारी होती है डाइजेस्टर कंडीशन में, यानी जब कोई आपदा आ जाए, आपदा की कंडीशन में लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें सही गाइडेंस और हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करनी चाहिए। फार्मासिस्ट की नैतिक जिम्मेदारी होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की परिभाषा की। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और गाइडलाइन जिसे फार्मासिस्ट अपने रोजमर्रा के काम में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसको आपको डेली में क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। क्यों फॉलो करना होगा, ताकि पेशेंट को सुरक्षित, इफेक्टिवनेस और रेशनल ड्रग थेरेपी प्रदान की जा सके। यानी जो भी पेशेंट उनको क्या, उनको सेफ मेडिसिन दिया जा सके और ऐसी मेडिसिन दिया जाए जो कि क्या करे, बीमारी को ठीक करे। और रेशनल ड्रग थेरेपी मतलब सही दवा को सही टाइम पर सही रूट से देना क्या कहलाता है, रेशनल ड्रग थेरेपी के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है कहीं न कहीं ऐसा बात करें उसके जो स्वास्थ्य हो, जो उसका हेल्थ हो, उसको बेहतर से बेहतर कर सके। इसलिए हमको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के जो स्टैंडर्ड है या गाइडलाइन है उसे हमको फॉलो करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, जीपीपी का इसका उद्देश्य होता है रोगियों को सुरक्षित और प्रभावी दवाओं को प्रदान करना, जो क्या हो मेडिसिन हो, सेफ हो और क्या हो उस पेशेंट के लिए क्या हो, प्रभावी हो, इफेक्टिवनेस हो। साथ में हेल्थ प्रमोशन, जो भी हेल्थ हो उसकी प्रमोट किया जाए और डिजीज प्रिवेंशन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बीमारी को रोका जा सके। साथ में पेशेंट काउंसलिंग, जो पेशेंट हैं उनकी काउंसलिंग, उनको परामर्श देना चाहिए। साथ में ड्रग इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, जो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमको स्प्रेड करवाना चाहिए। किसके माध्यम से, फार्मासिस्ट के माध्यम से। अगला क्या है, फार्मास्यूटिकल सर्विस में क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइज सुनिश्चित करें। जो भी फार्मास्यूटिकल सर्विस है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, इसको एक फार्मासिस्ट को सुनिश्चित करना चाहिए। यानी जीपीपी के माध्यम से क्या होता है, सुनिश्चित किया जाता है। आगे बात करेंगे इसके कुछ की कंसेप्ट ऑफ जीपीपी के। इसका पहला की कंसेप्ट आता है पेशेंट सेंटर्ड केयर, यानी फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवा देना नहीं है बल्कि पेशेंट की जरूरतें और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गाइडेंस देना है, यानी उसको सलाह देना है, उसकी देखभाल करना है। कहने का मतलब है सिर्फ दवा देकर ही छोड़ नहीं देना है, बाकी दवा देने के बाद उसकी जो भी जरूरतें हैं वो दवा उससे अच्छे से काम कर रहा हो और उसको क्या क्या गाइडेंस देना, ये सब चीजें भी आता है आपके जीपीपी के अंतर्गत। क्लियर। अगला जो इसमें क्या है, रेशनल ड्रग यूज। रेशनल ड्रग यूज का मतलब होगा कि फार्मासिस्ट को सुनिश्चित करना होगा कि दवाएं को सही डोज पर, सही समय पर, सही रूट से दी जाएं, जिससे पेशेंट के लिए क्या हो, यूजफुल हो। साथ में क्या, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फार्मासिस्ट को इथिकल और लीगल, साथ में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को पालन करना चाहिए। जो इथिकल हो, जो नैतिक रूप से सही हो, जो लीगल हो यानी कानूनी रूप से सही हो, साथ में प्रोफेशनल, जो आपके व्यवसायिक जो भी जिम्मेदारी, जो आपके प्रोफेशन के हिसाब से जो स्टैंडर्ड हो उसको फॉलो करना चाहिए, यानी उसका पालन करना चाहिए। अगला है कंटिन्यूअस एजुकेशन। फार्मासिस्ट को अप्लाइड नॉलेज और लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में अपडेट रहना चाहिए। जो भी नॉलेज हो, जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी नई मेडिसिन खोजी जा रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में फार्मासिस्ट को प्रॉपर क्या होना चाहिए, लगातार उसकी नॉलेज लेती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लगातार नॉलेज नहीं लेगा, अपडेट नहीं रहेगा तो पुरानी चीजों को ही वही यूज करेगा। अगला है
कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ रोल, यानी फार्मासिस्ट को डिजीज प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन, अवेयरनेस, बीमारी को कैसे रोका जाए, और वैक्सीन लगाने का जो भी अवेयरनेस होता है, वैक्सीन किस लिए लगाया जाता है इसके बारे में लोगों को बताए, एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में बताए, साथ में डाइजेस्टिव मैनेजमेंट में भी योगदान देना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस ऑफ जीपीपी यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस की बात करें तो रोगियों को दवा की सुरक्षित सही जानकारी प्रदान मिलती है, यानी कहने का मतलब है जो भी रोगी हो उनको सुरक्षित और सही जानकारी मिले, साथ में एडवर्स ड्रग रिएक्शन और मिसयूज की संभावना कम हो, साथ में फार्मासिस्ट की क्रेडिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट बढ़े, यानी जो पब्लिक है जो लोग हैं वो फार्मासिस्ट के ऊपर ट्रस्ट करें, विश्वास रखें कि उनका इलाज सही से किया जाएगा। साथ में हेल्थ केयर सिस्टम अधिक ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बने, यानी जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या मोर इफेक्टिव अच्छे तरीके से क्या करे, काम करे, यानी कहने का मतलब है लोगों का इलाज करे। आगे बात करेंगे दोस्तों रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल होता है। देखिए फार्मासिस्ट की भूमिका जीपीपी में मेडिसिनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना, उसे ऑब्टेन करना, उसे सिक्योर करना, साथ में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना और पेशेंट को एडमिनिस्टर कराना, डिस्पेंस एंड डिस्पोज करने की जैसे तक फैली हुई है, यानी ये सब चीजें कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है। जैसे इसमें पहला क्या है रोल में क्या आते हैं हमारे प्रिपेयर करना यानी तैयार करना, दवा और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को तैयार करना होता है। ऑब्टेन करना मतलब प्राप्त करना, उत्पादों को ऑथराइज्ड सप्लायर से प्राप्त करना, यानी ऐसा नहीं कहीं से भी दवा को आप खरीद ले रहे हैं, ऐसा न हो, जो कंपनी के ऑथराइज्ड जो सप्लायर होते हैं उन्हीं से आपको दवा को खरीदना चाहिए। साथ में सिक्योर रखना यानी दवा को सुरक्षित रखना, दवाओं मेडिकल प्रोडक्ट को सुरक्षित रखना होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित करना, जरूरतमंद मरीजों या हेल्थ सेंटर तक दवा को पहुंचाना या उससे डिस्ट्रीब्यूट करना। एडमिनिस्टर करना मतलब कुछ विशेष दवाओं को एडमिनिस्टर करना, फिर यानी कहने का मतलब है उसे पेशेंट तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे डिस्पेंस करना यानी प्रिस्क्रिप्शन कौन सा दवा को देना। डिस्पोज करना मतलब एक्सपायर्ड डैमेज मेडिसिन को उचित तरीकों से क्या करना है, डिस्पोज करना यानी उसे नष्ट करना है जिससे दूसरे को हार्म न पहुंचा सके। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके प्रिंसिपल ऑफ जीपीपी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के प्रिंसिपल की बात करें, इसमें क्या है, पहला प्रिंसिपल क्या, फैसिलिटीज यानी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे प्रीमिसेस का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से मकान समझ लीजिए, घर समझ लीजिए, यानी फार्मेसी को जनता के द्वारा आसानी से पहचाना जा सके, ऐसे क्या हो, प्रीमिसेस होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए। क्लियर, फर्नीचर होना चाहिए यानी क्लीन सीवेज होनी चाहिए, मेडिसिन और प्रोडक्ट रखने के लिए अच्छे से क्या जगह होना चाहिए, फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। सेब जो हो फर्नीचर जो हो डस्ट फ्री और मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, यानी इसमें कोई डस्ट ना हो, कोई मॉइस्चर ना हो। कुछ इक्विपमेंट भी होने चाहिए, जैसे बेसिक इक्विपमेंट उपलब्ध होना चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज होना चाहिए, स्फेगनोमैनोमीटर बीपी की इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, साथ में वेइंग मशीन यानी वजन करने वाली मशीन होनी चाहिए। अब आगे बात करेंगे दोस्तों इसके प्रिंसिपल में इसके गाइडलाइंस की, तो इसके गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, यानी चीफ फार्मासिस्ट को स्टाफ को कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन देना चाहिए जो कि उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप दवा को कहाँ से खरीद रहे हैं, उस इन्वेंट्री को कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके लिए गाइडलाइन होता है। स्टोरेज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आप कैसे उसको स्टोर कर रहे हैं, कैसे आप उसको रख रहे हैं, कहीं मॉइस्चर जो नहीं है, नमी तो नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पे गाइडलाइन में दिया जाता है। साथ में प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड गाइडलाइन होती है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए। आगे बात करेंगे डिस्पेंसिंग से रिलेटेड गाइडलाइन होती है कि आपको मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट, इसके लिए भी गाइडलाइन होती है कि आपको पेशेंट को कौन कौन से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। साथ में पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को आप क्या निर्देश दे सकते हैं, इसके लिए भी क्या होता है गाइडलाइन दिए जाते हैं। प्रोफेशनल इंटरेक्शन, जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी स्टाफ होंगे उनके साथ कैसे आपको इंटरेक्ट रखना है, कैसे उनके साथ व्यवहार रखना है, ये सब चीज़ों के लिए उसमें क्या होता है गाइडलाइन में दिया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है दोस्तों खरीद, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का होता है दोस्तों सूची प्रबंध, यानी फार्मासिस्ट के बाद ऑथराइज सप्लायर की लिस्ट होती है, स्पेसिमेन सिग्नेचर होनी चाहिए, प्रोडक्ट खरीदने से पहले या चेक करना कि प्रोडक्ट पहले से ही स्टॉक में है या नहीं है, नए आइटम को इन्वेंट्री में ऐड करना, ये सब किसमें आते हैं दोस्तों, प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों स्टोरेज की, तो स्टोरेज में क्या होता है, स्टोरेज मैनेजमेंट यानी फार्मेसी में आने वाले प्रोडक्ट को क्वारंटाइन करना चाहिए, यानी उसको पहले एक अलग रखना चाहिए। दूसरा क्या है, डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो भी एक्सपायर हो गए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें डिस्पोज करना चाहिए। एक्सपायर्ड ड्रग की लिस्ट बनाना चाहिए, उन्हें वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न करना या मैन्युफैक्चरर तक भेजना, अगर रिटर्न नहीं पॉसिबल है तो उसे प्रॉपर डिस्पोज करना।
क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में क्या करेंगे, तो क्लाइंट को सबसे पहले वेलकम उनका करना है, यानी जो भी हमारे पेशेंट हैं उनका वेलकम करना है, उनके डिमांड नीड को सुनना है, उनको क्या दिक्कतें हैं, क्या उनको डिमांड है, क्या उनको नीड है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है, डॉक्टर का नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज चेक करेंगे। पेशेंट का नेम, पोटेंसी, साथ में कौन सा डोज चाहिए, टोटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ड्रग चाहिए, ये सब चेक करना है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का सिग्नेचर चाहिए, कौन से डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है, साथ में इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट और पेशेंट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो सब चीज़ें उसमें चेक की जाती है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों डिस्पेंसिंग। तो मेडिसिन स्टोरेज से रिमूव करना, काउंट करना, इनवाइस बिल बनाना, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, डिस्पेंसिंग के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या मेडिसिन स्टोरेज से उसको रिमूव करना होगा, उसको काउंट करना होगा, उसका बिल बनाना है। देखिए मेडिसिन नीटली पैक करना होता है, प्रॉपर पेशेंट को काउंसलिंग देना होता है, साथ में डिस्पेंस मेडिसिन पर आइटम पॉइंट लिखे होते हैं, जैसे पेशेंट का नेम, डोजेज, यूज इंस्ट्रक्शन, डिलीवरी डेट, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, फार्मेसी का नेम और एड्रेस, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए। आगे बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, आपको मेडिसिन को कैसे अच्छे से यूज करना है, इसके लिए प्रॉपर उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करना, जो भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उसके बारे में पेशेंट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। राइटन इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, लिखित में क्या क्या होना चाहिए, पेशेंट का नाम होना चाहिए, डोजेज यूजेज होने चाहिए, डिलीवरी डेट होनी चाहिए, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, आप दवा को कहाँ स्टोर रखेंगे, साथ में फार्मेसी का नाम हो, एड्रेस, ये सब चीज़ें लिखित रूप से होनी चाहिए। आगे बात करेंगे इन्हांसमेंट ऑफ प्रोफेशनल रोल। आप अपने प्रोफेशनल रोल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट इन फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में अवेयर रखना, जो भी लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई खोज हो रहा है, उसके बारे में क्या हो रहा है अपने फार्मेसी प्रोफेशन में, उसके लिए हमेशा जागरूक रहना है। अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ हेल्थ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है। जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनके साथ क्या एक अच्छी रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, जिससे जो कोई भी जानकारी हो वो आपके साथ भी साझा हो। अगला जो इसमें टॉपिक है दोस्तों वह है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, पहले वो देखेंगे। इसका डिफिनेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो एक डॉक्यूमेंटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश होता है, जिसे फार्मेसी स्टाफ को डेली ऑपरेशन, यानी डेली जो काम कर रहे हैं, डेली ऑपरेशन मतलब जो डेली काम कर रहे हैं, जो रूटीन उनका जो टास्क है, जो डेली उनका काम है, उसको कंसिस्टेंस रहे, सेफ रहे, इफेक्टिव तरीके से फॉलो करना होता है। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि फार्मेसी स्टाफ जो डेली काम करते हैं उसको फॉलो करेंगे तो उनका जो काम होगा वो क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा। एसओपी का मुख्य उद्देश्य होता है क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी सुनिश्चित करना। जो भी मेडिसिन हो क्या क्वालिटी हो, सेफ हो, साथ में इफिकेसी, उसकी इफिकेसी भी बेहतर हो। आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। एसओपी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फार्मेसी ऑपरेशन में स्टैंडर्डाइज करना, फार्मेसी ऑपरेशन में क्या हो, स्टैंडर्ड बनाना, साथ में स्टाफ को सटीक और सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए गाइडेंस देना। जो भी स्टाफ हो वो सटीक तरीके से, सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से काम कर सके। एरर और मिसहैप को कम करना, जो भी गलतियां हो उसको क्या हो, उनको कम किया जा सके। साथ में रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट का पालन सुनिश्चित करना। जो भी रेगुलेटरी, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं, कानूनी रूप से जो ठीक होते हैं, उनको फॉलो करवाना, उनका पालन करवाना। कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट में मदद करना, जो उसकी क्वालिटी होगी लगातार क्या होगी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ एसओपी इन फार्मेसी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे फार्मेसी के अंदर। पहले कंसिस्टेंसी, सभी स्टाफ को एक तरीके से काम करना आता है। सेफ्टी, पेशेंट और स्टाफ दोनों की सेफ्टी सुनिश्चित होती है। इफिकेसी, ऑपरेशन जल्दी और सही तरीके से पूरे होते हैं, जो भी काम होते हैं जल्दी और सही तरीके से होते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है यहाँ पे सर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है कि यानी किसकी कौन सी जिम्मेदारी होगी। रेगुलेटरी कम्प्लिकेंस, कानूनी पालन करना, एसओपी लॉ और गाइडेंस के अनुसार ऑपरेशन को गाइड करता है। यानी जो भी चीज़ें हैं क्या कानूनी रूप से इसे फॉलो होना चाहिए, जिसके लिए क्या हो, एसओपी लॉस एंड गाइडलाइन के अनुसार इसे किए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ गुड एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे टाइटल होगा इसका, एसओपी का नाम, रेलेवेंट डिपार्टमेंट होगा यानी कौन सा एसओपी है उसका कौन सा डिपार्टमेंट है। ऑब्जेक्टिव होगा एसओपी का पर्पस क्लियरली लिखा होना चाहिए। स्कोप की बात करें तो यह एसओपी की किन एक्टिविटी एरिया पे लागू होगा उनका स्कोप लिखा होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जिम्मेदारी, यानी कहने का मतलब है कौन कौन से फॉलो करेगा, कौन से सुपरवाइज करेगा, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। प्रोसीजर,
स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन क्लियरली और डिटेल में लिखा होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है सभी को रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। रेफरेंस गाइडलाइंस रेगुलेशन एंड मैनुअल्स का उल्लेख होना चाहिए। आप कहाँ से ये सब चीजें एसओपी जो आप फॉलो करवा रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं। क्लियर रिवीजन हिस्ट्री, यानी कहने के एसओपी कब और क्यों अपडेट हुआ है, इसके लिए भी आपको हिस्ट्री रखना होगा। क्लियर। आगे बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एसओपी इन फार्मेसी। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिसिन, आप मेडिसिन को कहाँ से खरीद रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड क्या है, कैसे खरीदना है, ये सब चीजें एसओपी के अंतर्गत लिखा होगा। साथ में स्टोरेज का, आप दवा को कैसे स्टोर कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, इसके लिए भी एसओपी होता है। डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड ओटीसी ड्रग, आप वो ओटीसी ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को कैसे डिस्पेंस करना है, इसके लिए भी एसओपी होता है। हैंडलिंग एक्सपायर्ड एंड रिकॉल्ड मेडिसिन, जो भी एक्सपायर्ड ड्रग है आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, या आप मार्केट से वो दवा को वापस कैसे अपने 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 वेयर हाउस में मंगाएंगे, इसके लिए भी एसओपी दिया जाता है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। अगला है पेशेंट काउंसलिंग प्रोसीजर, आपको पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे उसे निर्देश देना है, इसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं। साथ में क्लीनिंग एंड सैनिटेशन ऑफ फार्मेसी प्रीमिसेस, आप अपने फार्मेसी प्रीमिसेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे उसे सैनिटाइज करेंगे, इसके लिए भी एसओपी दिया जाता है। डाइजेस्टर मैनेजमेंट प्रोसीजर, आप डाइजेस्टर जब कोई आपदा आ जाएगी उस समय आप कैसे क्या करेंगे, उसे मैनेजमेंट करेंगे, इसके लिए भी एसओपी होता है। क्लियर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो एसओपी वाला टॉपिक था ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और अगले आने वाले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।